एक फेमस एक्ट्रेस का बेटा होने की वजह से लोग मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं, लेकिन असल में मैं एक लूजर हूँ जो एक मच्छर भी नहीं मार सकता। फिर किस्मत मुझे 3 रॉयल लड़कियों के घर ले जाती है जहाँ रोज कोई ना कोई नया कांड होता है। सवाल ये है क्या उनके साथ रहते रहते मैं भी एक रॉयल बन पाऊंगा। कहानी की शुरुआत साइका अकेडमी से होती है जहाँ राज चलता है 3 रॉयल गर्ल्स का, एक ऐसा स्कूल जहाँ सिर्फ टॉप स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं। फिर हम यू को देखते हैं जो मार्शल आर्ट क्लब के वाइस कैप्टन से पिट रहा था। कैप्टन चीख कर कहता है तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम फेमस एक्ट्रेस सुबारू के बेटे हो। स्टूडेंट भी खड़े खड़े उसका तमाशा देख रहे थे। ओ क्या सच में हमने यहाँ आकर अपना टाइम ही बर्बाद किया। मुझे तो इस बात पर भी शक है क्या ये वाकई सुबारू का बेटा है। यू गुस्से में कहता है मैं अपनी मोम जैसा नहीं हूँ। वो कोच को धोने वाला होता है लेकिन उसके पंच में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो एक मच्छर भी मार पाए। कैप्टन उसे एक जबरदस्त पंच जोड़ देता है। यू अचानक से उठता है और अपनी फ्लर्टिंग लुक से कैप्टन की तरफ देखता है जो जितना ज्यादा नॉर्मल होता है वो उतना ही ज्यादा टैलेंट के बारे में सोचता है। कोच भी उसकी ये लुक्स देखकर हैरान रह जाते हैं। एक टॉप एक्ट्रेस की नजर, उसके पास लुक्स तो हैं। एक स्टूडेंट कैप्टन से कहता है वो स्पोर्ट्स में भी फेल नहीं हो सकता। 3 रॉयल को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तभी मार्शल आर्ट क्लब की प्रेसिडेंट आती है और कोच को एक लात मारती है। एक लूजर पर हाथ उठाना मार्शल आर्ट की बेइज्जती है। यह है निको, एक रॉयल होने के साथ साथ कराटे चैंपियन भी है। उसी वक्त बाकी 2 रॉयल्स भी वहाँ आ जाती हैं। यह है काजुकी, परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट की स्टार और थिएटर क्लब की टॉप एक्ट्रेस। और आखिर में मीवा, शोगी की नंबर 1 टाइटल होल्डर जिसने कभी दूसरा नंबर देखा ही नहीं। शोगी मतलब जापानीज चेस। यू कहता है 3 रॉयल्स यहाँ पर, मैं सपना तो नहीं देख रहा। काजुकी यू से कहती है तुम्हारे जैसे 0 टैलेंट वाले स्टूडेंट की स्कूल में कोई जगह नहीं। यू ने अपनी एडमिशन स्लिप दिखाता है, मैंने यहाँ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम ज्वाइन किया है। काजुकी कहती है क्या यहाँ पर ऐसा भी कोई प्रोग्राम होता है। असल में वो तीनों हमेशा से ही स्पेशल एजुकेशन लेती आई हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ यहाँ होता है। इतना पिटने के बाद यू पढ़ने के लिए क्लास में जाने लगता है, लेकिन निको उसे झाड़ू पोछा देकर सफाई करने को कहती है। यू कहता है मैं तो क्लब का मेंबर भी नहीं और तुम लोगों के कहने पर मेरी फाइट हुई, मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन निको कहती है ये रूल है, जो हारता है उसे सफाई करनी ही पड़ती है। यू को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो और पिटना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप सफाई करने लगता है। सबके जाने के बाद यू सोचता है लोग समझते हैं एक टैलेंटेड लड़की का बेटा भी टैलेंटेड होना चाहिए। वो मेरे से कभी ना पूरी होने वाली उम्मीदें रखते हैं, लेकिन मुझे भी इन सब की आदत लग चुकी है। शायद मैं किसी काम का नहीं। शाम में जब सभी ट्रेनिंग करने आते हैं तो डोजो इतना चमक रहा था जैसे उसे किसी ने नया बनाया हो। इसके बाद हमें यू का पास दिखाया जाता है। जब वो छोटा बच्चा था वो चाहता था लोग उसकी भी तारीफ करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मोम की करते हैं। उसने बचपन से ही एक्टिंग की प्रैक्टिस करना शुरू की, लेकिन जब भी अपनी माँ की एक्टिंग देखता उसे लगता कि वो तो उनके सामने कुछ भी नहीं। उसने अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरी फील्ड्स में भी ट्राई किया, मगर हर जगह सिर्फ उसे नाकामी ही देखने को मिली। इस तरह धीरे धीरे वो अपनी मोम से दूर होता गया। फिर एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। वो एक सीरीज बार बार देखती थी जिसमें उनका रोल एक माँ का था। यही सीरीज यू को भी पसंद आई। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा तुम्हें इस सीरीज में क्या सबसे ज्यादा पसंद है। यू ने जवाब दिया मुझे वो सीन बहुत ज्यादा पसंद है जहाँ सब मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। कोइंसिडेंटली उसकी माँ को भी वही सीन सबसे ज्यादा पसंद था। उसी पल यू को रियलाइज होता है उसकी माँ भी दिल से एक खुशहाल परिवार चाहती हैं, बिल्कुल उस शो की तरह। यू उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी माँ इस दुनिया से चली गई और अपने पीछे सिर्फ एक नोट छोड़ गई जिसमें लिखा था मैं चाहती हूँ तुम्हारी एक खुशहाल फैमिली हो। तभी से यू ने डिसाइड कर लिया वो एक खुशहाल फैमिली बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। अब प्रेजेंट में यू एक घर में शिफ्ट होता है जो किसी बंगले से कम नहीं था। यू उस घर को देखते ही रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल एक मेंशन की तरह लग रहा था। तभी एक लड़की आकर उसके सर पर लात मार देती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि निको है जो उसे चोर समझ बैठी थी। तुम तो वही न्यू स्टूडेंट हो ना। और वो उसे दोबारा लात मारने लगती है, लेकिन वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। यू उसे चिढ़ाने लगता है। कभी कभी रॉयल्स भी घुटनों के बल आ जाते हैं। उससे पहले वो कुछ बताती यू उसके मुंह पर टॉवल फेंक कर उसको साफ करने लगता है। निको गुस्से में आ जाती है तुम्हें ये सब करने को किसने कहा। लेकिन यू कहता है ये सब भी मार्शल आर्ट्स का हिस्सा है। तभी बाकी रॉयल्स भी वहाँ पर आ जाती हैं। वो यू से पूछने लगती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यू को तो खुद नहीं समझ आ रही थी मैं इन लोगों के घर पर क्यों हूँ। उसी वक्त मिस्टर मिकाडोनो की कॉल आती है जो उस घर के ओनर है। वो उसकी माँ के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने ही उसकी देखभाल का जिम्मा उठाया है। वो तीनों उनकी बेटियां थी और अब यू को उनके साथ ही रहना है। यू कांपता हुआ सोचता है लग गए बेटा तेरे तो। फिर उसे उसकी मोम की याद आती है तुम्हें खुशहाल परिवार बनाना है। अब उसे नहीं पता वो ये सब कैसे करेगा। लड़कियां तो उसे निकाल बाहर फेंकने की प्लानिंग कर चुकी थी, लेकिन डैड के फैसले के आगे वो चुप कर जाती हैं। यू अपना इंट्रो देता है, लेकिन लड़कियों को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
थी। वो अपना सामान कमरे में रखने जा रहा था, लेकिन धोखे से उसका पैर काजुकी की अंडरवेयर पर पड़ जाता है। काजुकी तुरंत उसे वहाँ से हटा देती है। तभी यू नोटिस करता है लड़कियों ने तो इस घर को कूड़ादान बनाकर रखा है। उसे किचन से अजीब सी बदबू आती है। जब वो झांक कर देखता है तो वहाँ पूरे हफ्ते के बर्तन के ढेर लगे हुए थे। निको काजुकी पर चिल्लाती है, तुम्हें बर्तन धोने थे ना। यू नोटिस करता है उसने बर्तन धोने का ट्राई तो किया, लेकिन उसने प्लेट ही तोड़ दी। मीवा को कपड़े धोने थे, लेकिन मैडम को याद ही नहीं रहता, हालांकि उसने अपने हाथ पर रिमाइंडर भी लिखा था। घर की सफाई की जिम्मेदारी निको की थी, लेकिन वो उल्टा यू को ही सुनाने लगती है, तुम्हें हमारी कमियां निकालने में बहुत मजा आ रहा है ना, जरा अपना भी देखो, तुमने टेस्ट में सिर्फ 42 स्कोर लिए थे। वो लड़की उसकी बेइज्जती करे जा रही थी। इतने में यू पूरे घर को एकदम चमका देता है। फिर रोमियो जैसी लुक्स देते हुए कहता है, मैं तुम लोगों के लिए ये रोज कर सकता हूँ। वो तीनों तो उसको देखकर ही शर्मा जाती हैं। दोस्तों, यू के पास बस एक ही टैलेंट है। ये टैलेंट काफी था लड़कियों को अपने प्यार में पागल करने के लिए। अगली सुबह यू की आंख एक धमाके के साथ खुलती है। वो देखता है निको अपने प्राइवेट डोजो में प्रैक्टिस कर रही है, मीवा शोगी खेल रही है और काजुकी जड़ी बूटियों का जूस बना रही है। आज स्कूल में छुट्टी होने के बावजूद काजुकी की थिएटर रिवर्सल है, निको की प्रैक्टिस क्लास और मीवा के शोगी मैचेस। यू ने साथ में ब्रेकफास्ट करने को कहता है, लेकिन काजुकी कहती है मैं लेट हो जाऊंगी। मीवा तो सोफे पर ही बैठे बैठे स्नैक्स और जूस ठूस रही थी। इसके बाद यू ब्रेकफास्ट बनाते हुए सोचता है कैसे उसकी मॉम भी अपने काम में बिजी रहा करती थी। क्या जीनियस लोग ऐसे ही होते हैं? क्या मैं इन सब के साथ एक खुशहाल परिवार बना पाऊंगा? वेल, निको जब प्रैक्टिस के बाद टेबल पर इतना सारा खाना देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। यू जब उसे साथ खाने के लिए कहता है तो मीका उस पर चिल्ला पड़ती है, तुम्हारा बनाया खाना एक एथलीट के लिए बिल्कुल भी न्यूट्रिशनल नहीं है, इसलिए हम तीनों अपने काम के हिसाब से अपनी डाइट लेती हैं। काजुकी टॉप स्टार बने रहने के लिए जड़ी बूटियां पीती है ताकि उसकी स्किन ग्लो करे। मीवा अपने दिमाग को फ्रेश रखने के लिए स्वीट्स चाहती है। घर से निकलते हुए यू उन सबसे कहता है, तुम लोग कुछ भूल गए हो। सभी लड़कियां अपने बैग्स और पॉकेट्स चेक करने लगती हैं, लेकिन सब ठीक था। वो यू से कहती हैं, मजाक बंद करो, हम कुछ नहीं भूले। यू सिर्फ उन्हें अच्छे से सी ऑफ करना चाहता था। तुम लोगों का दिन बहुत अच्छा हो। वो कहती हैं, क्या बेवकूफ लड़का है, हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। लेकिन तीनों जब अपने अपने रास्ते पर होती हैं, निको का चेहरा तो शर्म से वहीं फट जाता है। दूसरी तरफ उन दोनों का भी यही हाल था, क्योंकि उन्हें कभी अच्छे से किसी ने सी ऑफ नहीं किया। इसके बाद यू को मिस्टर मिकाडोनो का कॉल आता है। यू, तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? यू बताता है, मैं एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहते हैं, काम ज्यादा होने की वजह से मैं कुछ दिन घर नहीं आ सकता, इसलिए यू को ही उन तीनों का ख्याल रखना होगा। साथ में वो ये भी कहते हैं, तुम्हें उनकी मुसीबत में उनका सहारा बनना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो वो तुम्हारे साथ बहुत जल्द घुल मिल जाएंगी। कुछ दिन बाद काजुकी का एक मुश्किल ऑडिशन है। निको को नेशनल्स में बने रहना है और मीवा का शोगी टाइटल मैच है। ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है उनके साथ दूरियां कम करने का। कॉल के बाद यू सोचता है, मैं तो एक नॉर्मल लड़का हूँ, मैं भला इन सब में उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ? लेकिन क्या हो अगर वो फेल हो जाएं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ फेलियर होना कैसा होता है। पहले मुझे उनके साथ खाना खाना होगा। इसलिए वो उनकी डाइट के अकॉर्डिंग सामान लेने बाजार चला जाता है। कुछ देर बाद निको घर आती है। यू को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अभी भी यू के साथ रहने की आदी नहीं हुई है। यू से खाना टेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन निको ये कहकर चली जाती है कि तुम इतनी आसानी से मुझे काबू नहीं कर सकते, अपना खाना अपने पास रखो। यू बहुत सारी कुकिंग बुक्स भी लेकर आया था, क्योंकि वो चाहता था वो उन्हें बेस्ट से बेस्ट डाइट दे। लेकिन मीवा कहती है, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि हम ये खाना नहीं खाने वाले। बचपन में टॉप क्लास शेफ हमारे लिए खाना बनाते थे, लेकिन फिर भी हम वही खाते थे जो मन करता था। निको को लगता है इतनी बेइज्जती होने के बाद यू हार मान लेगा। वो छुपके से उसे देखने आती है, लेकिन टेबल पर सजा खाना देखकर दंग रह जाती है। सच में ये तो एक एथलीट के लिए प्रॉपर डाइट है। यू से अपने जाल में फंसा लेता है और वो खाना खाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे लगा यू ने इतनी मेहनत सिर्फ उसके लिए की है। मीवा भी छुपके से ये सब देख रही थी। यू से भी अपने झांसे में फंसा लेता है। वो कहती है, अच्छा ठीक है, वैसे भी एक साथ बैठकर खाना खाए काफी समय हो गया है। निको सोचती है, तो इसका मतलब यू ने सिर्फ मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं की। तभी काजुकी भी वहाँ पर आ जाती है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? यू से भी खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन उसका जादू काजुकी पर नहीं चलता। वो कहती है, किसी अरे गरे के हाथों का खाना खाना मुझे शुभा नहीं देता। इससे यू का दिल टूट जाता है। निको को मालूम था यू ने कितनी मेहनत की है, इसलिए वो यू के हाथ से प्लेट पकड़कर खुद खाने लगती है, लेकिन यू से मना कर देता है, ऐसे तुम्हारी कैलोरीज ज्यादा हो जाएंगी और तुम मोटी हो जाओगी। अगले दिन यू क्लास में बैठा सोच रहा होता है, आज भी काजुकी ने खाना नहीं खाया। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं उसे जान नहीं पाऊंगा। वो काजुकी के पास जाता है, लेकिन काजुकी के पास तो लड़कियों की भीड़ लगी हुई थी। मिस काजुकी, आज आप कितना चमक रही हैं। यू जब उसे हेलो कहता है तो काजुकी उसकी बेइज्जती कर देती है। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, तुम फेलियर हो, मेरी चमक पर सिर्फ छाया ही डालोगे। यू कहता है, ये गलत है, मैं तुम्हारे लिए सारी रात जागा। कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ और मुझे पूरा यकीन है ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। यू तो खाने की बात कर रहा था, पर काजुकी गलत समझ आती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? एक बार घर चलो, मैं तुम्हें बताऊंगी। सभी लड़कियां कहने लगती है कि आप इसके साथ रिलेशनशिप में हैं, बताएं ना प्लीज, बताएं ना प्लीज। यहाँ का वादा करने के बाद यू अब निको से मदद लेने के लिए जाता है।
नीको के पास जाते ही यू सबके सामने उसके पहले नाम से बुलाता है। सभी लड़के तो उसकी वो मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम उनको पहले नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अब दोनों लड़कियों की बैंड बजाने के बाद यू जान बचाकर मीवा के पास जाता है। यू उसे भी पूरी क्लास के सामने कैफे में लंच करने के लिए पूछता है। मीवा उसे इग्नोर करने के लिए वहाँ से भाग ही जाती है। फाइनली भाग दौड़ के बाद वो लोग थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। यू से पूछता है, तुम क्लास में किसी से बात नहीं करती और अकेली रहती हो, ऐसा क्यों? मीवा जवाब देती है, वो सब मेरे लेवल के नहीं, मैं एक रॉयल हूँ, इसलिए मैं अपने काम से काम रखती हूँ। दोस्तों, यू बहुत स्टूपिड हरकतें कर रहा था और उसकी इन्हीं बेवकूफी भरी हरकतों को देखकर मीवा भी बहुत हंसी है। फिर यू सीरियस होकर उससे पूछता है, मैं काजुकी को कैसे जीत सकता हूँ? मीवा बताती है, बचपन में उसने चुपके से मोम को सिर्फ उसी के लिए खाना बनाने का कहा और उससे वो बहुत खुश भी हुई। हालांकि वो डिश कौन सी थी वो किसी को नहीं पता। अब यू को उस खाने का पता लगाना है। नेक्स्ट सीन में काजुकी जैसे ही घर आती है वो बेहोश हो जाती है। पता चलता है उसे आज बहुत तेज बुखार है। सभी उसकी बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे। यू ने तो उसके लिए दलिया भी बनाया था, लेकिन काजुकी उन सबको कमरे से बाहर निकाल लेती है। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन यू हार मानने वालों में से नहीं था। वो काजुकी के लिए कैरेट सूप बनाकर लाता है। ये सूप इम्यून सिस्टम बूस्टिंग विटामिन से भरा हुआ है। काजुकी उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो सीधा यू के ऊपर ही गिर जाती है। वो यू से कहती है, अगर तुम इतने ताकतवर नहीं कि मुझे पकड़ सको तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। यू कहता है, मैं तुम्हारे लिए सप्लीमेंट्स भी ले आऊंगा और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारा एक्टिंग पार्टनर भी बनने को तैयार हूँ। आखिर मैं हूँ तो फेमस एक्ट्रेस सुबारू का बेटा ही ना। एक वक्त के लिए काजुकी मान जाती है, लेकिन यू की इतनी बकवास एक्टिंग देखकर वो सीधा यू को कमरे से बाहर निकाल देती है। 15 मिनट बाद यू फिर आता है। मैंने डायलॉग्स को अच्छे से रीड कर लिया है, लेकिन फिर कमरे से बाहर। इसी तरह पूरी रात यही ड्रामा चलता रहता है और आखिर में यू भी थक कर हार मान लेता है। रात में काजुकी की आंख खुलती है और वो देखती है यू अभी भी प्रिंसेस के रोल की एक्टिंग कर रहा है। अगली सुबह वो डिसाइड करती है, इतनी मेहनत के बाद अब मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती। फिर वो उसे एक मौका देती है और 14 सालों में पहली बार वो एक्टिंग को इमोशंस के साथ परफॉर्म कर पाता है। काजुकी भी उससे खुश हो जाती है। इतनी मेहनत करने के बाद वो आखिर सफल हो पाया। इसलिए वो कहती है, ठीक है मैं तुम्हारा खाना खाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है, गाजर, करेला, बैंगन, मशरूम नहीं खाऊंगी। ये कहने के बाद वो अपने आप को शर्म से ढक लेती है। यू को भी गुस्सा आता है कि खाना ना खाने की वजह सिर्फ ये कि तुम 2 साल के बच्चों की तरह नखरे करती हो। अगली सुबह नीको और मीवा के हलक से तो निवाला नहीं उतर रहा था। काजुकी सच में हमारे साथ बैठकर खाना खा रही है। काजुकी के सूप फिनिश करने पर यू उसके कान में कहता है, मैंने इसमें गाजर घिस के डाली है, जिससे वो काफी एम्बैरस हो जाती है। अब यू तो बहुत ज्यादा खुश था। आखिरकार उसने तीनों बिल्लियों को एक साथ खाने के लिए राजी कर लिया। छुट्टियों में तो वो उनके साथ बैठकर खाना खा लेता था, लेकिन वीकडेज में वो तीनों पूरा पूरा दिन बिजी रहती थी। यू को याद आता है कि उसकी मॉम भी कभी कभार हफ्तों तक घर नहीं आती थी। इसी वजह से उनमें दूरियां आई थी। मिस्टर मिकाडोनो ने मुझे उनकी हेल्प करने का कह तो दिया, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं। मन हल्का करने के लिए वो अपनी माँ का फेवरेट शो देखता है। एक सीन में उसकी माँ ने एक वेडिंग ड्रेस पहनी थी और उनकी एक हैप्पी फैमिली थी, पर तभी वहाँ पर तीनों रॉयल्स आ जाती हैं। नीको हैरान रह जाती है, यू रो रहा है। काजुकी नोटिस करती है वो तो अपनी मॉम का शो देख रहा है। वो समझ जाती है उसे अपनी मॉम की याद आ रही है। वो यू से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली नहीं रही, लेकिन हमारा दिल जीतने के लिए तुम्हें जबरदस्ती काम करने की जरूरत नहीं है। नीको तो कुछ ज्यादा ही बोल देती है, तुम चाहो तो थोड़ा आराम कर सकते हो, वैसे भी तुम यहाँ मुफ्त में रह रहे हो। यू कहता है, मेरी मॉम टैलेंटेड थी और मैं बेकार, मैं हमेशा अपनी मॉम से दूर रहा हूँ, लेकिन अब वाकई में मैं एक खुशहाल फैमिली की तरह रहना चाहता हूँ। लड़कियां तो चौंक जाती हैं। एक खुशहाल फैमिली, क्या बेवकूफी भरी बात कही। उस टीवी सीरियल की दुनिया से बाहर निकलो। उसी वक्त टीवी पर उसकी मम्मी का वेडिंग सीन चल रहा था। वो तीनों सोचने लगती है, क्या खुशहाल फैमिली से इसका मतलब उनसे शादी करना तो नहीं। वो तीनों तो अपने आप को वेडिंग ड्रेस में इमेजिन भी करने लगती हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो कहती है, हम भला इस लूजर के साथ क्यों ही शादी करेंगे। वो तो नीको से उसका बर्थडे भी पूछने लगता है, वो उसकी छोटी बहन होगी या बड़ी बहन। ये सुनकर तीनों गुस्से में आ जाती हैं और कहती है, तुम सिर्फ एक मुफ्तखोर हो और कुछ नहीं। नहाते हुए नीको सोचती है वो 3 अजनबी लड़कियों के साथ रहता है, आखिर वो ऐसी बातें इतनी आसानी से कैसे कर लेता है। तभी उसे यू के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दौड़ते हुए जाकर देखती है कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन यू तो सिर्फ कल के लिए ब्रेड खरीदना भूल गया था। नीको उस पर गुस्सा होती है, इतनी सी बात पर चिल्लाने की क्या जरूरत थी। यू से कहता है, तुम फिर से टॉवल लपेट कर आ गई, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये सुनकर नीको शर्मा जाती है और अपना मुंह मोड़ लेती है। तभी मीवा पीछे से आती है और बोलती है, तुम पहली बार तो इसके सामने टॉवल में नहीं आई, आखिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी। लेकिन नीको उसे अपना मुंह बंद करने को कहती है। तभी यू मीवा को उसके फोल्ड किए कपड़े देता है। गलती से उसका हाथ मीवा के साथ टच हो जाता है। वो तो पूरी लाल हो जाती है और कपड़े को नीचे गिरा देती है, इसे ठीक से फोल्ड करो। नीको कहती है, क्या यू तुम्हारा भी क्रश है। मीवा कहती है, मेरा बी से तुम्हारा क्या मतलब। इसी बात को लेकर उनमें लड़ाई छिड़ जाती है। सही बात कहूँ तो यू को लेकर उनमें लड़ाई छिड़ जाती है। तभी वहाँ पर काजुकी भी आ जाती है। वो दोनों को यू जैसे निकम्मे लड़के के लिए लड़ता देख हंसने लगती है। यू कहता है, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, मेरी हाइट छोटी है, क्या
तुम इसे ऊपर रख दोगी? यू उसे बहुत प्यार से थैंक यू कहता है, जिससे वो भी शर्म से अपना मुंह मोड़ लेती है और मुंह भी उसने उसी तरफ मोड़ा था जिस तरफ मीवा और निको थी। और अब तीनों लड़ना शुरू हो जाती हैं, इसलिए यू को उनसे पूछना पड़ता है आखिर वो लड़ क्यों रही हैं। वो तीनों उसकी तरफ देखकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद यू की नजर वहाँ पड़े कचरे पर पड़ती है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। सफाई करते समय उसे टेबल पर रखी एक फोटो मिलती है। उस फोटो को देखकर वो समझ जाता है वो तीनों उस वक्त कितनी खुश थी और अब ये तीनों किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं। वो तीनों से एक एक करके पूछता है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। यू समझ जाता है जिसने भी ये फोटो रखी वो चाहता है कि ये वक्त दोबारा आ जाए। अगली सुबह लड़कियां उसे बताती हैं वीकेंड पर हमें शहर से बाहर जाना होगा। यू क्लास में बैठा परेशान था। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन इन लड़कियों को एक साथ रखना बहुत मुश्किल है। तभी वो एक चीज नोटिस करता है, तीनों लड़कियों के इवेंट्स एक ही शहर में हैं और उसे एक बहुत ही भयानक आइडिया आता है। रात में वो तीनों को होटल्स के मैप देता है। ये कहकर आज उसने उन सबके लिए होटल्स बुक किए हैं। मीवा कहती है क्या मुसीबत है, मैं 2 दिन तक होटल का बेकार खाना कैसे खाऊंगी? यू कहता है इसका मतलब तुम मेरे खाने को मिस करोगी। लेकिन मीवा तुरंत से बोल पड़ती है मैंने ऐसा कब कहा? बाकी बहनें भी यही सोच रही थी, लेकिन मीवा ने कहने में पहल कर दी। अगली सुबह मीवा चेस कॉन्टेस्ट को जीत लेती है, लेकिन उसे ज्यादा खुशी नहीं होती क्योंकि उसके मुताबिक उसकी ओपोनेंट एक वीक प्लेयर थी। रास्ते में चेरी ब्लॉसम के ट्री से गुजरते हुए उसे याद आता है कैसे बचपन में हम एक साथ चेरी ब्लॉसम को देखा करते थे। होटल में पहुंचते ही मीवा काजुकी को वहां देखकर सरप्राइज रह जाती है। दूसरी ओर निको भी वहां पहुंच जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? पता चलता है तीनों का इवेंट एक ही शहर में होने की वजह से यू ने उन सबके लिए एक रूम ही बुक किया है। तीनों यू पर बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन यू कहता है तुम लोगों के लिए सब कुछ भूलकर एक साथ रहने का बहुत अच्छा मौका है। मीवा कहती है वो सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू बोलता है यहाँ पर एक फेमस फेस्टिवल होने वाला है, मैंने सोचा हम सबको वहाँ जाना चाहिए। असल में ये वही फोटो फेस्टिवल था जहाँ वो बचपन में गए थे। दोस्तों देख रहे हो बच्चे का दिमाग। वेल तीनों उस पर भड़क जाती हैं। कल हमारा इवेंट है और तुम हमें ये बात अब बता रहे हो। उन्हें शांत करने के लिए यू ने एक टेम्पल के बारे में बताता है जहाँ जाने से उनका लक बढ़ जाएगा। निको कहती है एक चैंपियन को लक की जरूरत नहीं होती, लेकिन यू कहता है तुम्हारी फील्ड के सक्सेसफुल लोग भी वहाँ जाते हैं। यू ने फेस्टिवल के मजेदार खाने भी दिखाता है। ये देखकर तीनों कहती हैं ये तो होटल के खाने से भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। सबसे पहले काजुकी चलने के लिए रेडी होती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी, अगर सब उसके साथ फेस्टिवल जाना चाहते हैं तो तीनों बहनों को ट्रेडिशनल कपड़े पहनने होंगे। फिर यू सबको किमोनो रेंटल शॉप में ले आता है। जैसे ही वो शॉप में एंटर होते हैं, शॉप की स्टाफ उन फेमस सिस्टर को देखकर शॉक हो जाती है। वो उन्हें शॉप के बेस्ट किमोनोस ट्राई करवाती है, जिसमें वो दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन यू नोटिस करता है निको अकेली चुपचाप बैठी है। वो उसे भी किमोनो पसंद करने को कहता है, लेकिन निको कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, वैसे भी ये सब मेरे पर बेकार लगेंगे। स्टाफ मेंबर आती है और उसे एक सिंपल सा किमोनो दिखाती है, ये तुम पर बहुत जचेगा। निको को याद आता है कैसे बचपन में वो सुंदर कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरन लड़कों वाले कपड़े पहनाए जाते थे। तभी यू उसके लिए एक पिंक किमोनो लेकर आता है। स्टाफ और बाकी सब कहने लगते हैं कि पिंक रंग निको पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा, लेकिन यू बोलता है नहीं, निको इसमें बहुत सुंदर लगेगी। ये बात सुन निको चमकने लगती है और ट्रायल रूम में चली जाती है। सभी उसके बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है, सब उसे देखकर बेहोश हो जाते हैं। वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, यू भी उसे देखकर शर्मा जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।